ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में, 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में, 1500 ईसा पूर्व से पहली सदी के बीच में, या पहली सदी से तीसरी सदी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता साथियों आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। क्या है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का पहचान क्या होता है साथियों? इसमें लिपि तो होती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है ना, पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता जो है कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में है, और ये किसके अनुसार है? रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। ठीक है ना। सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम है सबका। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हड़प्पा का संबंध है, हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, नील रिवर वैली से, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से, या मिनोवन सिविलाइजेशन से। हड़प्पा का संबंध किससे है? हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, नील रिवर वैली से, मेसोपोटामिया सभ्यता से, या मियोन सभ्यता से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की ही खुदाई की गई थी। कब? 1921 में। ठीक है ना, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? भीलवाड़ा राजस्थान, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, हड़प्पा साहिवाल। कौन सा जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो राखीगढ़ी भी है, धौलावीरा भी है, हड़प्पा भी है, लेकिन भीलवाड़ा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? माइसीनियन सभ्यता को, क्रीटन सभ्यता को, पीत सभ्यता को, या सिंधु सभ्यता को? हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसी को प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसी को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे हम लोग। देखेंगे नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? राजगृह से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, भीमबेटका से, या कौशाम्बी से? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1910 में, 1921 में, 1926 में, या 1947 में? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में पहली बार इसकी खुदाई हुई,
दयाराम साहनी के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में इसकी खुदाई हुई। ठीक है ना। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? आनंद कुमार स्वामी, राखल दास बनर्जी, काल खांडावाला या एम.एस. रंधावा? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कौन संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। सैंधो सभ्यता ज्ञात हुई है अभिलेख से, साहित्य से, उत्खनन से या सिक्कों से? सैंधो सभ्यता ज्ञात हुई है अभिलेख से, साहित्य से, उत्खनन से या सिक्कों से? सैंधो सभ्यता ज्ञात हुई है। तो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि सैंधो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सब एक ही नाम है। सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है जहां पर अभिलेख के बारे में, अभिलेख से कोई जानकारी नहीं मिलती है, साहित्य से कोई जानकारी नहीं मिलती है, सिक्कों का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो उत्खनन से सारी जानकारी मिलती है। किससे? उत्खनन से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन या सामाजिक जीवन? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन, सामाजिक जीवन? सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी, हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उसका नगर नियोजन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सभ्यताओं में विशिष्ट बनाती है? धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि का विकास या राजतंत्र का विकास? तो सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है उसकी नगर योजना। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, नगर योजना। क्या हो जाएगा? नगर योजना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण या ग्रामीण? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण या ग्रामीण? हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये शहरी सभ्यता थी। कैसी? शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सैंधो सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? 2, 4, 6 या 8? सैंधो सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? कितने? 6 स्थल हैं। कितने? 6 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, लूनी नदी, भोगवा नदी या रावी नदी? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, लूनी, भोगवा या रावी? हाँ, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा?
लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, लूनी नदी। हाँ, भोगवा नहीं होगा, भोगवा के किनारे तो लोथल है, धौलावीरा पूछ रहा है। लूनी नदी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है? नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है। हाँ, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली। इस नदी का उद्गम कहाँ है? हिमालय, अफगानिस्तान, तिब्बत या कराची। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए, सिंधु नदी का उद्गम कहां से है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिब्बत से है। तिब्बत से है, ठीक है ना, तिब्बत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? क्यूनिफॉर्म लिपि, हायरोग्लिफिक लिपि, चीनी लिपि या देवनागरी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? हायरोग्लिफिक लिपि। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, हायरोग्लिफ लिपि, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं? सांचा, चाक, मृदलेप या कुंडल। सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं? सांचा, चाक, मृदलेप या कुंडल। सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाक पर बनाए गए हैं। किस पर बनाए गए हैं? चाक। चाक इसे गोल आकार का होता है, बीच में इसमें घुमाने वाला होता है और इसी पर रख करके बर्तन को जो है आकार देता है कुम्हार। हाँ, बेसिकली कुम्हार लोग ही बर्तन बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको चौक कहा जाता है, चौक। क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट बैक्स किसे ढालने की प्रक्रिया है? लास्ट बैक्स किसे ढालने की प्रक्रिया है? टेराकोटा को, फाइबर ग्लास को, कांस्य को या कंक्रीट को। लास्ट बैक्स किसे ढालने की प्रक्रिया है? लास्ट बैक्स किसे ढालने की प्रक्रिया है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांसा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, कांसा। कांसा या यूं कहें कि धातु की ढलाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धातु की ढलाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेराकोटा नहीं होगा, फाइबर ग्लास भी नहीं होगा, कंक्रीट भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, लास्ट बैक्स। तो लास्ट बैक्स में क्या होता है? बैक्स से जो भी मूर्ति बनानी है उसको पहले बैक्स से या मोम से तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। मिट्टी का लेप लगाने के बाद में उसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद में उसमें छेद कर दिया जाता है और छेद करके उसको गर्म किया जाता है। तो मिट्टी जैसे जैसे पकती है, बैक्स पिघल करके बाहर निकल जाती है और उसी छेद से पिघले हुए धातु को डाल देते हैं और बाद में मिट्टी को तोड़ के निकाल दिया जाता है। इसी को लास्ट बैक्स पद्धति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे क्योंकि उसमें थी खूंटी, सुराख, गोलाकार कोटर या कील। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ चल शरीर के अंग थे क्योंकि उसमें थी खूंटी थी, सुराख था, गोलाकार कोटर था या कील था। क्वेश्चन नंबर 19।
तो अगर आपने ये चित्र देखा हो मानव धड़ का, तो आप देखेंगे उसके गले के पास में इस आकार का आपको जो है एक कोटर दिखाई पड़ता है, गोलाकार कोटर दिखाई पड़ता है। यह किस बात का प्रतीक है कि उसका जो शरीर है वो जल शरीर है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। पुरुष धड़ किस काल का है? चोल काल, गांधार काल, मौर्य काल या सिंधु काल? पुरुष धड़ किस काल का है? हाँ, तो जो पुरुष धड़ प्राप्त होता है या ये कहां से प्राप्त होता है? सैंधो सभ्यता से या सैंधो काल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सैंधो काल। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। हड़प्पा से प्राप्त नृत्य रत्न पुरुष धड़ निर्मित है? कांस, मृण्मय, काला पत्थर या चूना पत्थर से? नृत्य रत्न पुरुष धड़ प्राप्त होता है और ये किससे बना हुआ है? कांसा से, मृण्मय से यानी कि मिट्टी से, काला पत्थर से या चूना पत्थर से? एक तो कांस नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है तो कांसे से बनी हुई है। यहां नृत्य रत्न पुरुष धड़ पूछ रहा है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला पत्थर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काला पत्थर से निर्मित है। किससे? काला पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल है? छिद्रित, खुरदुरा, पारदर्शी या उच्च चमकदार? हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल है? छिद्रित है, खुरदुरा है, उच्च चमकदार है या पारदर्शी है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च चमकदार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च चमकदार। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ की माप है? ठीक है ना, जो मेल टोरसो प्राप्त होता है इसकी माप क्या है? 5.3 गुणे 10.5 गुणे 2.5, 9.2 गुणे 5.8 गुणे 3, 18 गुणे 9.2 गुणे 5, 20 गुणे 18 गुणे 18। बताइए उसकी माप क्या है? अब इस माप में क्या है? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये तीनों का माप पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 9.2 सेंटीमीटर ऊंचा या लंबा है, 5.8 सेंटीमीटर चौड़ा है और 3 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सिंधु घाटी की मुद्राओं का कौन सा पौराणिक पशु दर्शित है? सिंधु घाटी की मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक पशु दर्शित है? यूनिकॉर्न, जंगली सुअर, ड्रैगन या कोबरा? सिंधु घाटी की मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक पशु दर्शित है? यूनिकॉर्न, जंगली सुअर, ड्रैगन या कोबरा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, यूनिकॉर्न। ठीक है ना, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु। क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए या मुद्रा के लिए? सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं, सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए या मुद्रा के लिए? सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं। हाँ, तो ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, व्यापार के लिए। अब व्यापार में ही ये कोई मुद्रा नहीं थी, सिंधु मोहरें ये मुद्रा नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। ये मुद्रा या पैसा या रुपया नहीं है, ये केवल स्टैंप थी, पहचान के लिए थी और व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, केवल सामान्य परिचय के लिए भी इसका प्रयोग नहीं होता था। व्यापार में कोई सामान जब भेजा जाता था तो उसके ऊपर एक मोहर लगाया जाता था, उसके लिए इसका प्रयोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही रूढ़ शैली की है, वास्तविक शैली की है, व्यंग्यात्मक शैली की है या अमूर्त शैली की है। मोहनजोदड़ो की मूर्ति बहुत ही रूढ़ शैली, वास्तविक शैली, व्यंग्यात्मक शैली या अमूर्त शैली। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रूढ़ शैली की है। किसकी है? रूढ़ शैली की है। हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है ये रूढ़ शैली की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार है 15.5 गुणे 10.5 गुणे 5.5, 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5, 5.5 गुणे 5 गुणे 1.5, 20 गुणे 10 गुणे 5। यहाँ पर भी लंबाई या ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों यहाँ पर पूछा गया है। किसकी? कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त होती है। हाँ, तो इसकी ऊंचाई को लेकर के सवाल पिछली परीक्षा में पूछा गया था 2021 वाले में, ठीक है ना। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसकी जो लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। जो इसकी चौड़ाई है साथियों वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। जो इसकी मोटाई है वो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी निर्मित है ब्रॉन्ज से, ब्रॉस से, कॉपर से या लोहा से। हाँ, सिंधु सभ्यता से प्राप्त धातु नर्तकी की मूर्ति किससे निर्मित है? कांसा से, पीतल से, तांबा से या आयरन से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांस्य से निर्मित है। किससे निर्मित है? कांस्य से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मोहनजोदड़ो में प्राप्त कौन सी प्रतिमा बहुचर्चित है? भैंसे की, वृषभ की, तवांगी नर्तकी की या घोड़े की। मोहनजोदड़ो में प्राप्त कौन सी प्रतिमा बहुचर्चित है? भैंसे की, वृषभ की, तवांग नर्तकी की या घोड़े की। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तवांग नर्तकी की, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, तवांग नर्तकी की। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। नाव का उत्कीर्णित चित्र कहां प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कुल्ली। नाव का उत्कीर्णित चित्र कहां प्राप्त हुआ है? नाव का उत्कीर्णित चित्र कहां प्राप्त हुआ है? नाव का उत्कीर्णित चित्र कहां प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु घाटी सभ्यता के भांड या पात्र या बर्तन, ठीक है ना, मृदभांड मिट्टी के पात्र हैं, पाषाण भांड पत्थर से निर्मित हैं, चीनी मिट्टी या काओलिनाइट से निर्मित हैं या कांच से, विट्रीफाइड से निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भांड किस पदार्थ के बने हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो भांड हैं वो किससे बने हुए हैं? तो बहुत ही सिंपल है, मृद भांड कहा जाता है। क्या? मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता के भांड को मृद भांड कहा जाता है। तो ये मिट्टी से बने हुए हैं, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थल के पुरावशेष प्राप्त हुए थे? रोपण, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थल के पुरावशेष प्राप्त हुए थे? तो सबसे पहले 1921 में किसको खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे।
हड़प्पा के मृदभांडों पर सामान्यतः किस रंग से चित्रकारी की गई है? लाल, हरे, पीले या काले? हड़प्पा के मृदभांडों पर सामान्यतः किस रंग से चित्रकारी की गई है? तो हड़प्पा के जो मृदभांड प्राप्त होते हैं साथियों, वो हाँ काले मृदभांड हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। काले मृदभांड प्राप्त होते हैं, काले मृदभांड प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता की कला सबसे अधिक जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता की कला की सबसे अधिक जानकारी मिलती है मृदभांडों से, मोहरों से, मूर्तियों तथा खिलौनों से, आभूषणों से। सिंधु सभ्यता की कला की सबसे अधिक जानकारी किससे प्राप्त होती है? मृदभांडों से, मोहरों से, मूर्तियों तथा खिलौनों से, आभूषणों से। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जानकारी किससे प्राप्त होती है? मुहर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुहर से। ठीक है ना? हाँ। मधुचिष्ट विधि किसकी तकनीक है? वही लास्ट बैक्स को हिंदी में मधुचिष्ट विधि कहा जाता है। मधु संचय, मूर्ति निर्माण, धातु ढलाई या पच्चीकारी? मधुचिष्ट विधि किसकी तकनीक है? मधु संचय, मूर्ति निर्माण, धातु ढलाई या पच्चीकारी? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? धातु ढलाई में इसका प्रयोग किया जाता है, धातु ढलाई में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री किस प्रकार की है? चित्रित पात्रों पर, मोहरों पर, आभूषणों पर या वस्त्रों पर? कुल जमा ये पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में चित्रकला किस पर देखने को मिलती है? मृदभांडों पर, मोहरों पर, वस्त्रों पर या आभूषणों पर? हाँ, चित्रित पात्रों पर। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, चित्रित पात्रों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान कुंड की पूर्व दिशा में स्थित स्तूप किस काल का है? मौर्य काल का, कुषाण काल का, गुप्त काल का या चोल काल का? मोहनजोदड़ो के विशाल कुंड, विशाल जो स्नान कुंड प्राप्त होता है, उसकी पूर्व दिशा में स्थित स्तूप किस काल का है? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या चोल काल? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुषाण काल का है। किसके? कुषाण काल का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? हाँ, तो लोथल कहाँ पर है साथियों? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? काला, सफेद, लाल या हरा? हाँ, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 39। अब यहां पर ध्यान देना है, जो मृदभांड हैं वो काले रंग के हैं और उन पर जो है लाल रंग से चित्रकारी की गई है। याद रखिएगा,
जो ज्यादातर प्राप्त होते हैं, तो लाल रंग का यहां पर प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? ईंट पकाई हुई, प्रस्तर माने यानी कि पत्थर, कास्ट, सीमेंट, कंक्रीट। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? पकाई हुई ईंट का प्रयोग किया गया है भवन निर्माण में। ठीक है ना, सीमेंट कंक्रीट था नहीं, कास्ट का प्रयोग नहीं किया, पत्थरों का प्रयोग नहीं किया है, तो पकाई हुई ईंट का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, हरियाणा में या गुजरात में? पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या गुजरात? हाँ, कहाँ पर है? गुजरात में है। वेरी गुड, धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखेंगे। यूनिकॉर्न छवियां हमें दिखाई देती हैं सिंधु घाटी की मोहरों पर, सिंधु घाटी की मूर्तियों पर, सिंधु घाटी के मृदभांडों पर या सिंधु घाटी के ईंटों पर? यूनिकॉर्न यानी कि एक श्रृंगी हमें दिखाई देती है सिंधु घाटी की मोहरों पर, मूर्तियों पर, मृदभांडों पर या ईंटों पर? हाँ, किस पर मिलेंगी? मोहरों पर मिलती हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मोहरों पर। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है? मथुरा में, वाराणसी में, सारनाथ में या मिर्जापुर में? प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है? मथुरा, वाराणसी, सारनाथ या मिर्जापुर? हाँ, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है? सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश से, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा से, लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष या सारनाथ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ, उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ के सिंह शीर्ष से। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 45, मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? भारत, चीन, ईरान या रोम? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? भारत, चीन, ईरान या रोम? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? भारत का ही प्रभाव है। ठीक है ना, हाँ, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, या छड़ियों की, राजाओं की, पक्षियों की या पशुओं की? अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, या छड़ियों की, राजाओं की, पक्षियों की या पशुओं की? क्वेश्चन नंबर 46, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशुओं की है। किसकी है? पशुओं की है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। अशोक युगीन वास्तुकला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थी? बौद्ध, ब्राह्मण, बहाई या ईसाई?
अशोक युगीन वास्तुकला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थी? हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या था? स्तंभ, चित्रकला, बर्तन कला या व्यावसायिक कला? मौर्य काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या था? स्तंभ, चित्रकला, बर्तन कला या व्यावसायिक कला? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्तंभ से ही जो है प्रचार किया जाता था, स्तंभों पर उसकी जानकारी दी जाती थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49। लाट व परगहा किसके अंग हैं? लाट व परगहा किसके अंग हैं? मौर्यकालीन स्तंभों के, गुप्तकालीन स्तंभों के, सांची तोरण द्वार के या इनमें से कोई नहीं? लाट व परगहा किसके अंग हैं? लाट व परगहा किसके अंग हैं? मौर्यकालीन स्तंभ, गुप्तकालीन स्तंभ, सांची तोरण द्वार या इनमें से कोई नहीं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्यकालीन स्तंभ के। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग। अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ? कौशाम्बी स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ या लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ? अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ? सिंपल है, ऐसा ही सवाल हमने ऊपर अभी किया है। सारनाथ स्तंभ हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ। ठीक है ना। फटाफट सभी लोग लाइक भी कर देंगे, बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी लोग लाइक कर दीजिए। जो साथीगण नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में परीक्षा का तिथि बहुत जल्द ही मिल सकता है, इस बात में अब कोई संशय नहीं रह गया है। ठीक है ना। चलिए सभी लोग लाइक कर देंगे। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, और क्वेश्चन किया जाए क्या? आप लोग बताइए, और क्वेश्चन किया जाए? क्योंकि इस सीरीज में टोटल हमें 450 प्लस सवाल करने हैं। अब आप इसको कितने दिन में ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं, कौन कौन सी हैं? वृषभ है, घोड़ा है, गाय है या हाथी है? वृषभ, महिष, घोड़ा, गाय। वृषभ, घोड़ा, शेर, हाथी। हाथी, घोड़ा, महिष और शेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बताएंगे। सारनाथ स्तंभ के परगहे की चौकी पर, चौकी जो नीचे का स्थान होता है उस पे 4 पशु आकृतियां हैं, कौन कौन सी हैं? हाँ, तो उस पे वृषभ है यानी कि बैल है, घोड़ा है, शेर है और हाथी है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। अशोक के लाट में शेर के कितने मुखों का अंकन है? 4, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं? अशोक के लाट में शेर के कितने मुखों का अंकन है? अशोक के लाट में शेर के कितने मुखों का अंकन है? हाँ, कितने? 4 मुख का। ऑप्शन यहां पर ये सही हो जाएगा, 4 मुख का अंकन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम लोग। अशोककालीन सिंह स्तंभ शीर्षक की वृत्ताकार चौकी पर निम्नलिखित में से
किस पशु की आकृति उत्कीर्ण नहीं है? हाथी, अश्व, वृषभ, गाय। किसकी आकृति नहीं है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 53। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हमने ऊपर किया कि 4 पशु कौन कौन से हैं, तो हाथी है, घोड़ा है, बैल है, शेर है, गाय नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, गाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? सेम सवाल, तो गाय की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और डाट 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 को दर्शाया गया है। घोड़ा, गैंडा, वृषभ या गाय? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ के अधिकांश शीर्ष पर, ठीक है ना। यहां पर केवल सारनाथ की बात नहीं हो रही, अधिकांश शीर्ष पर वृषभ, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वृषभ को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे हम लोग। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या नंदनगढ़? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? लौरिया, नंदनगढ़? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लौरिया, नंदनगढ़। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। सारनाथ स्थित लायन शीर्ष, लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? चमकदार लाल बलुआ पत्थर, लोहा, जस्ता या फाइबर? सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष या लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चमकदार लाल बलुआ पत्थर। किससे निर्मित है? चमकदार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, पटना संग्रहालय बिहार? रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थापित है? रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थापित है? हाँ, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे हम लोग। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सारनाथ स्थित बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? जोधपुर बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर, कश्मीर चूना पत्थर या मद्रास ग्रेनाइट? सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, चुनार बलुआ पत्थर से। किससे? चुनार बलुआ पत्थर से। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 60। मौर्यकालीन प्रारंभिक मूर्तियां बनी ग्रेनाइट पत्थर पर, चुनार पत्थर पर, स्लेटी पत्थर पर या इनमें से कोई नहीं? मौर्यकालीन प्रारंभिक मूर्तियां बनी ग्रेनाइट पत्थर पर, चुनार पत्थर पर, स्लेटी पत्थर पर या इनमें से कोई नहीं? मौर्यकालीन प्रारंभिक मूर्तियां बनी, हाँ, किससे? चुनार पत्थर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चुनार पत्थर। क्वेश्चन नंबर 61। राजकीय संग्रहालय मथुरा में प्रदर्शित परखम यक्ष किससे संबंधित है? परखम यक्ष किससे संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से? राजकीय संग्रहालय मथुरा में प्रदर्शित परखम यक्ष किससे संबंधित है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल? हाँ,
मौर्य काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष से संबंधित है डॉट डॉट डॉट। शुंग काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से। अभी हमने ऊपर किया, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मौर्य काल से। परखम यक्ष का संबंध किससे है, मौर्य काल से। क्वेश्चन नंबर 63, दीदारगंज यक्षिणी का निर्माण काल है। दीदारगंज यक्षिणी का निर्माण काल है 300 ईसा पूर्व मौर्य काल, 500 ईसा पूर्व गुप्त काल, 550 ईस्वी वाकाटक काल, 757 ईस्वी चालुक्य काल। दीदारगंज यक्षिणी का निर्माण काल है, दीदारगंज यक्षिणी का निर्माण काल है। हाँ, दीदारगंज यक्षिणी का निर्माण काल है। हाँ, 300 ईसा पूर्व मौर्य काल। क्या हो जाएगा, 300 ईसा पूर्व मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, प्रसिद्ध मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है। मथुरा शैली, अमरावती शैली, मौर्य शैली या शुंग शैली। यानी कि एक ही सवाल को कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। दीदारगंज यक्षिणी का संबंध किस शैली से हो सकता है, तो अभी हमने ऊपर किया मौर्य शैली से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है चुनार सैंडस्टोन से, लाल सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन से, संगमरमर से। पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है चुनार सैंडस्टोन से, लाल सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन से या संगमरमर से। चुनार सैंडस्टोन से, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, चुनार सैंडस्टोन से। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, चामर धारणी यक्षी संबंधित है। चामर धारणी यक्षी संबंधित है विदिशा से, दीदारगंज से, बेसनगर से या जौनपुर से। चामर धारणी यक्षी संबंधित है विदिशा, दीदारगंज, बेसनगर या जौनपुर। चामर धारणी यक्षी संबंधित है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीदारगंज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीदारगंज। क्वेश्चन नंबर 67, चामर धारणी शिल्प है शुंगकालीन, कुषाणकालीन, मौर्यकालीन या गुप्तकालीन। चामर धारणी शिल्प है, चामर धारणी शिल्प है शुंगकालीन, कुषाणकालीन, मौर्यकालीन या गुप्तकालीन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मौर्यकालीन है। क्या है, मौर्यकालीन है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, मौर्यकालीन चौरी धारणी यक्षिणी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस माध्यम में निर्मित है। बलुआ पत्थर, कांसा, टेराकोटा या संगमरमर। मौर्यकालीन चौरी धारणी यक्षिणी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस माध्यम में निर्मित है। 68 सही उत्तर क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे, बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है। सांची का महास्तूप किस प्रांत में या किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है। हाँ, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 70, सांची स्तूप किस एक नगर के पास स्थित है। वाराणसी, ग्वालियर, झांसी या भोपाल। सांची का स्तूप किस नगर के समीप स्थित है।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल के समीप स्थित है। किसके? भोपाल के समीप स्थित है। 70 का डी। क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप, अमरावती स्तूप या सारनाथ स्तूप। रायसेन जिले में पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप है। भरहुत, सांची, अमरावती या सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 71, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 72, सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म। सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। स्तूपा का संबंध किस धर्म से होता है? बौद्ध धर्म से होता है। क्वेश्चन नंबर 73, स्तूपा प्रतीक है समाधि का, चैत्य का, विहार का या महापरिनिर्वाण का। स्तूपा किसका प्रतीक है? स्तूपा किसका प्रतीक है? हाँ, स्तूपा महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। किसका? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 74, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी, देवनागरी, कीलाक्षर या खरोष्टी। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 74, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। किसमें है? ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि। हाँ। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सबसे बड़ा स्तूपा है बोधगया, केसरिया, सांची या भरहुत। भारत का सबसे बड़ा स्तूपा है। भारत का सबसे बड़ा स्तूपा है। हाँ, केसरिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केसरिया।